उपस्थित सभी पत्रकार साथीगण और मेरे परिवार के सभी सदस्य, सम्माननीय कमलनाथ जी, सम्माननीय गोविंद सिंह जी, सम्माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा, सम्माननीय लालेलाल जी बगल, जिन्होंने अभी मेरे साथ इस विचारधारा को अपनाया। मैं जनसंघ का दीपक हूँ। सन 1962 में मेरा जन्म हुआ था, जब मेरे पिताजी पहला चुनाव लड़े थे। मैं माता के गर्भ में था और उससे लेकर लगभग 40 साल वो एक ही सीट से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। और वो जो बागड़ी जिससे वो चुनाव जीतते रहे, उस बागड़ी की स्थिति का मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। साथ में मैं भी, जो भोपाल के हमारी रहने वाले लोग हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आज सरवर भाई हमारे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट पूर्व सैयद साजिद अली, जिनको कि हमने मैदान में हराया था कांग्रेस के ग्रुप के साथ मिलकर, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। ऐसे मेरे सभी सम्मानित बहुत से छात्र नेता आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने छात्र राजनीति भी की तो एक साफ सुथरेपन से, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता का जो प्रतिष्ठा लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी को दुख दिए बिना राजनीति करूं, सुख नहीं दे पाऊंगा तो दुख नहीं दूंगा। और ये पूरा प्रयास उनकी पूरी जिंदगी हुआ था। बाद में मुझे पार्टी ने टिकट भी दिया, मैं 3 बार विधायक रहा, मंत्री रहा। पिछला चुनाव में हार गया, ये मैं स्वीकार करता। लेकिन हार के बाद मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसने मुझे ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ना पार्टी से कोई शिकायत की, ना पार्टी के पास गया। 18 के बाद पार्टी का परिदृश्य बड़ी तेजी से बदलने लगा और मैं तो ये साफ दावे के साथ कह सकता हूं कि कमलनाथ जी को लोग कहते हैं कि वो पूंजीपति हैं। अरे कमलनाथ जी तो उस विरासत को संभालने, क्योंकि इनके पिताजी पूंजीपति थे, तो उस पूंजी को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी लड़के की होती है या किसी को उसको घटाने की। पूंजीपति तो पूंजीपति रहेंगे, नकुलनाथ भी पूंजीपति रहेंगे, क्योंकि उनकी पूंजी है। पूंजी को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। लेकिन मेरे पिताजी की पूंजी ईमानदारी, कथनी और करने का अंतर, जिसको मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें से डंडे मार मार के ईमानदारी को गायब किया जा रहा था, शुचिता को गायब किया जा रहा था। उन कार्यकर्ताओं को जो जोशी जी के रास्ते पे चलना चाहते थे ईमानदारी से, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। मैंने सरकार के सभी जिम्मेदारों को ये बात कही, लेकिन मैं जानता हूं कि सुनने वाला कोई नहीं था। लगातार 2 साल से मैं एक मांग करता आ रहा था कि माननीय जोशी जी का स्मारक, क्योंकि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन भैया मंत्री थे, गोविंद सिंह जी मंत्री थे। जब उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी टीम के साथ आए थे, तब मुझसे उन्होंने पूछा कि अंत्येष्टि कहां होगी। तो मैंने कहा कि हाटपिपलिया में, हमारा गांव में, हमारा परिवार हाटपिपलिया में रहता, देवास जिले के। तो हाटपिपलिया में कहां होगी? तो मैंने कहा शमशान में। बोले जोशी जी की और शमशान में? बोले जोशी जी तो हमारे मध्य प्रदेश में देश के ब्रांड हैं, अगर उनका शमशान में करेंगे तो लोगों पर क्या मैसेज जाएगा, कौन जोशी जी को याद रखेगा। इसलिए जोशी जी की यादगार हाटपिपलिया में होना चाहिए, एक मैसेज जो ब्रांड है वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने हम क्या कर सकते? बोले आप नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता ना। और उन्होंने उस वक्त कहा कि आप जमीन दिखाइए सरकारी, मैं आपको जमीन दूंगा। सज्जन भैया, सम्मानीय आरिफ अकील जी, पीसी शर्मा जी, गोविंद सिंह जी लगातार मेरे संपर्क में रहे और 4 घंटे के अंदर हाटपिपलिया में बहुत बेशकीमती जमीन 80,000 स्क्वायर फीट हमने बताई कि ये जमीन है। कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज दिया। कमलनाथ जी पर जैसे ही मैसेज दिया, 3 मिनट के अंदर उस जमीन के आवंटन को व्हाट्सएप पे दे दिया, 3 मिनट के। और कमलनाथ जी ने कहा कि कहां कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। पिताजी के जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, अरुण भैया, क्योंकि बागली से सांसद है, अरुण यादव जी, राहुल भैया, उनका हमारा भले ही एक मामले में मतभेद रहा हो,
लेकिन हमेशा हालचाल पूछते रहे। गोविंद सिंह जी का फोन आता था, लेकिन भाजपा वाले किसी का फोन नहीं आता था। वो लगता हमको भूल गए थे। मेरी पत्नी कोरोना से पीड़ित हुई, कल उसकी पुण्यतिथि थी, और आपको पता है कोरोना में कैसा माहौल था। हमको कहा गया कि तत्काल इनको इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाओ, लेकिन कलेक्टर देवास को और प्रशासन को यह आदेश दिया गया था कि दीपक जोशी अगर कोई बात कहे तो उसे सुनना नहीं। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे, और उस निर्देश के कारण मेरी पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और आज वो मेरा साथ छोड़ के चली। बाद में जिस स्मारक का शिलान्यास कमलनाथ जी को करना था, परिस्थितियां बदली, और आज जो शब्द राजनीति में चल रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या सेटिंग हुई, क्या सौदा हुआ, क्या बदले में लोगे। तब मैंने कहा कमलनाथ जी उद्योगपति जरूर है, लेकिन साथ में वो व्यक्तित्व है जो कहीं न कहीं सराहनीयता से भरा हुआ है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आप किस मकसद से कांग्रेस में आना चाहते हैं। मैंने बताया सर, मेरे पिता की जो विरासत मुझे मिली है उसको लगातार झंझोड़ा जा रहा है। आज भ्रष्टाचार, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों में भी माफिया रोक गए, हर चीज में माफियावाद एक तैयार हो गया। और कर्नाटक में तो ये कहा जा रहा है कि 40%, मेरे ख्याल से यहाँ तो 80% जा रहा है। जो स्थिति आज प्रदेश की है उससे मैं ये कहने में कहीं नहीं, लेकिन मेरे पिताजी का स्मारक नहीं बना तो मैं 3-4 बार वी.डी. शर्मा जी पास, मुख्यमंत्री जी पास गया। 2 साल से लगातार गुहार लगा रहा हूं। आप अपनी टीम भेज के देख सकते हैं कि वो बना। मैंने कहा कि भोपाल में 2 बार सांसद रहे, 25 साल निवासी रहे, मैं भोपाल का रहा, उनके नाम पे कोई चीज होना चाहिए। आज तक भोपाल में जोशी जी के नाम से कोई चीज नहीं। देवास, जिसका सबसे बड़ा जिला अस्पताल जोशी जी के अनशन के कारण बना था, आज देवास में भी उनका कोई नाम। और तो हाटपिपलिया, जहां उनका जन्म हुआ, वो ITI की बिल्डिंग मेरे मंत्रित्व में बनी, उसका नाम जोशी जी के नाम करने से उनको गुरेज हो गया, क्योंकि विधायक नाराज हो जाएगा। विधायक नाराज होगा तो एक ईंट खसकेगी, और ईंट खसकेगी तो वो भूमि जो उन्होंने छल छिद्र और लालच से बनाई थी भरभरा के गिर जाएगी। इसलिए एक विधायक को खुश करने के लिए उन्होंने पिताजी की नामकरण करने के लिए तैयार। लगातार बात करने के बाद मैंने 20 दिन 25 दिन पहले लगभग वी.डी. शर्मा जी को बताया, हिदानंद जी वही बैठे, ये सब काम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, आज मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी मुलाकात। 4 दिन बाद वो स्वयं मिले, मैंने बात नहीं की, वो स्वयं मिले। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री से बात होगी, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। मैंने लगभग 2 हफ्ते इंतजार किया। जब वो काम की शुरुआत नहीं हुई, तब मैंने कांग्रेस से संपर्क करने का प्रयत्न किया। तो सहजता से आज कांग्रेस के बहुत से व्यक्ति, बहुत से उस समय के छात्र नेता मेरे मित्र है, अभी तो सहयोगी, क्योंकि दोस्त से बड़ा कोई नहीं होता। मैं जानता हूँ दुनिया के सारे रिश्ते भगवान बनाता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हम बनाते हैं। वो बड़ी कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी का, लेकिन दोस्ती की नहीं। और उन दोस्तों ने मुझे सलाह दी भैया ये काम नहीं हो रहा तो आपको कुछ न कुछ करना है। एक बार मैं 74 बंगले से गुजर रहा था। सम्मानीय नंद कुमार सिंह चौहान मेरे गुरु हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे राजनीति नहीं सिखाई, नंदू भैया ने मुझे राजनीति सिखाई। जब 98 से 2003 तक माननीय जोशी जी विधायक नहीं थे, नंदू भैया बागड़ी के सांसद थे, मुझे जिला योजना समिति का उन्होंने सदस्य बनाया, और हर जगह मुझे घुमाते थे, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे। उन नंदू भैया के घर के दौरान में हमेशा हाथ जोड़ता था। देखा कि नंदू भैया का भवन ही खंडन हो गया। मैंने कहा क्या हो रहा? बोले साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको छोटे बंगले में नींद नहीं आई, और अपनी आगामी नींद जो उनकी होने वाली, मेरे लगता है उनको भविष्य दे लग रहा, उन भविष्य के आधार पर नंदू भैया का बंगला तोड़ के एक 7-8 करोड़ का बंगला वो तैयार कर। जब मेरे पिताजी का 2.5 साल से स्मारक नहीं बना और CM साहब का 6 महीने में बन जाता है, तो मुझे सोचने के मजबूर कर दिया कि मैं वाकई में उनका लड़का
होने के नाते उनकी ईमानदारी से प्रयास करना। तब मैंने तय किया, मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, माननीय कमलनाथ जी तक संदेश पहुंचाया, दिग्विजय सिंह जी तक संदेश पहुंचाया कि मैं निःशर्त कांग्रेस में आना चाहता हूं। मैं किसी प्रकार का पद नहीं चाहता, ना सौदेबाजी करना चाहता। और मैं आज इस मंच से कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में पहली बैठक में आप सब लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से हूं जिसने कभी किसी के लिए चोरी डाका नहीं डाला। मेरे पिताजी को जब 98 में, आपको याद होगा, उमा भारती जी को टिकट दिया गया था। पिताजी का टिकट काट दिया गया था, जो पत्रकार साथी उस समय की कमाई। जोशी जी को कहा गया था कि आप खंडवा से चुनाव लड़ लो। जोशी जी ने यह कह के कि नंद कुमार की उम्र क्या है, उसकी सीट क्यों, वो चुनाव नहीं लड़े। बाद में राज्यसभा में जरूर गए। आग में मेरे सामने ये कहा गया था कि करोड़ खाते का निजी सीट है, आप वहां से लड़ो। पिताजी के जब पास में गया तो उन्होंने डांटते हुए मुझे कहा था कि ब्रजमोहन धूत की क्या गलती है, सीटिंग है बोल से ब्रजमोहन धूत, क्यों उसका टिकट काट। लड़ना तो इस जगह से लड़ो जहां से हमारा विधायक नहीं, मुझे हाजीपुर का सीट दी गई थी। और आज भी इस मंच से सम्मानीय कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, सुजन भैया, इन सब के सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आगामी चुनाव में मैं कांग्रेस की तरफ से उस सीट पर जहां कांग्रेस का नौजवान कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता 4 साल से 4.5 से मेहनत कर रहा, कांग्रेस के झंडे उठा रहा, उसकी सीट को मैं चोरी करूं, उसकी सीट को मैं डाका डालूं। इसलिए मैं उस सीट पर चुनाव लड़ूंगा जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता। और मैंने कहा कि मैं उस पिच का खिलाड़ी हूं जिसमें शिवराज जी रहे, और शिवराज जी 0 थे, मैं हीरो हूं। शिवराज जी कुछ नहीं थे उस कॉलेज में, रिकॉर्ड पता कर लो, मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। अगर शिवराज सिंह चौहान से आप पूछोगे कि शिवराज जी आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन था, तो शिवराज जी को कहना पड़ेगा दीपक जोशी। मैं शिवराज सिंह चौहान के पेश के भाव को जानता हूं, कौन सी गेंद पे इसकी गिलियां बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मुझे कमलनाथ जी मौका दे, मैं बुधनी के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। और ये विकेट जिसकी तलाश कांग्रेस पार्टी को है वो विकेट पे लाके दूंगा। मैं फिर कहता हूं, मैं पद के लिए नहीं आया, मैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया, मैं सम्मान के खातिर आया। सम्मान जिन्होंने दिया उनके साथ जुड़ा, क्योंकि 3 महीने में जमीन देने वाला, 2-3 महीने में बात करने वाले, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे गोविंद सिंह की हो, चिंता करने वाले मेरे ये दोस्त भले ही कांग्रेस में रहो, लेकिन मेरे पास आते थे, कहीं न कहीं बिखरा हुआ था मैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे परिवार को और मुझे सहयोग लगातार दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस सम्मान के लिए उस सम्मानकर्ता के पास जाऊंगा जो पिताजी के सम्मान को बढ़ा पाए। माननीय कमलनाथ जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि बागली जोशी जी की कर्मभूमि रही है और लंबे समय तक वहां काम किया। मैं तो कहता हूं बागली एकमात्र ऐसी सीट होगी दुनिया में जिसमें ईमानदारी को, लेकिन उस बागली में भ्रष्टाचार की ऐसी वैतरणी चल रही है कि आप सुन के डर जाओगे। 18.5 करोड़ का पेपर में घोटाला देखा नगर पंचायत। 2 साल से हम जिम्मेदारों को कह रहे कि भैया घोटाला हुआ। जिम्मेदारों में से कुछ ने तो अकेले में मुझे यहां तक किया, कार्यकर्ताओं ने खा लिया, तो तुम काय को कर रहे हो? क्या पार्टी में दाव में लगा? फॉर्च्यूनर, इंडिवर, मेरी गाड़ी, मेरे खानदान में भी गाड़ियां नहीं है, दूर तक मेरे साथियों पे भी नहीं, तो साथी भी सब मिडिल क्लास है। कुछ तो स्कूटर छाप, अभी भी स्कूटर पे घूमता, सर्व भाई से पूछो, आज भी स्कूटर से घूमता, साइड भाई से पूछो, मैं स्कूटर पे घूमने वाला व्यक्ति। आसिफ खड़ा है ये सब, ये सब जानते हैं, तो मैं तो स्कूटर पे चल लेता। लेकिन वहां का एक चतुर्थ क्लास आदमी जो सीएमओ के प्रभार में, चतुर्थ क्लास आदमी सीएमओ के प्रभार में आता है, करोड़ों का गोडाउन बना लेता है, करोड़ों के मकान बना लेता है, इंडिविजुअल और फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट नेताओं को गिफ्ट हुई है, ये बात मैं कहता हूं। ये सिलसिला यही नहीं थमा। माननीय जोशी जी के समर्थक मेरे समर्थक, क्योंकि मैं जोशी जी का पुत्र हूं, उनका उत्तराधिकारी, और वो सिर्फ इसलिए मेरा साथ देते कि मैं जोशी जी का उत्तराधिकारी। गरीब लोग हैं,
किसी प्रकार की कोई उम्मीद उनको हमसे नहीं है। 4-4 पुड़िया 3-3 पुड़िया नहीं, उनके मकान तोड़े गए। बावली के उदयनगर में जहाँ जोशी जी 60 साल से जिस गद्दी पे बैठे थे, उस गद्दी को ध्वस्त कर दिया कि जोशी जी यहाँ बैठते थे, जोशी जी का नामो निशान मिटा। काटा मोड़ में जोशी जी जहाँ बैठते थे, उस काटा मोड़ की गद्दी को समाप्त किया। वो तो और 5 दिन पहले 6 दिन पहले जनसंघ जमाने का हमारा परिवार कैलोट विधानसभा में, जहाँ पे कांग्रेस के विधायक निवास करते हैं, उस गांव में चूंकि उनकी और उस परिवार की अनबन इसलिए हुई थी कि विधायक जी के दादाजी का मर्डर हुआ। मर्डर के बाद उनसे पूछ लेना कि उनके दादाजी का मर्डर क्यों हुआ। वो खुद बता देंगे कि मेरे दादाजी का मर्डर इसलिए हुआ। उनके दादाजी का मर्डर हुआ और आपको पता गांव में स्वाभाविक है कि जब मर्डर होता है तो दूध तड़प हो जाती है। वो कांग्रेस में थे और हमारे लोग जनसंघ में या बीजेपी में थे। आज उस जमाने के परिवार की घूमती सिर्फ प्रेस्टीज बना के जेसीबी भेजी गई, जेसीबी के साथ उसको उड़ाने का आदेश हुआ। मैं पहुंचा, माननीय सज्जन भैया से बातचीत हुई, उन्होंने कहा देखो तो भैया आप हम थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, इसलिए आज इस मामले को तो आपको निपटाना पड़ेगा, हम पीछे से आपके साथ। तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो जाए भैया अभी मन्नू घर के। तो उन्होंने कहा था ये नया महाभारत है और इस महाभारत में आप चिंता मत करो। और मैं जेसीबी पे बैठ गया था, आपको पता था 6 घंटे जेसीबी पे बैठा रहा। उस कार्यकर्ता की ड्यूटी मैंने तो नहीं छूटती। बहुत सी ऐसी बातें जो लंबे समय पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज जो सरकार चल रही है वो बीजेपी या जनसंघ के विचारधारा पे नहीं चलती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लगता है इन गुंगे बहरों ने, क्योंकि मैं 6 बार आकाश भारत के पिता के लिए गया, इन गुंगों बहरों ने सुन लिया खाओ और खाने दो। शायद ये नारा इनका रहा है और उसी के कारण आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया हमारा प्रदेश, अत्याचार का पर्याय बन गया। लोगों की जमीन छीनी जा रही, किसी की जमीन किसके नाम की जा रही। डंपरों से रोज कन्नौज खाते गांव में पप्पू भैया खड़े, 2-4 लोग मर जाते हैं, इतने डंपर चल रहे हैं। डंपर के अलावा कोई चीज नहीं दिखती। मां नर्मदा के भक्त हुआ, नर्मदा को फुकरा कर रहे। मुझे लगता है, और आज सुबह किसी पत्रकार साथी ने कहा कि शिवराज जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा दीपक मेरा छोटा भाई। मैंने कहा मैं उनको भाई नहीं मानता, क्योंकि भाई की विचारधारा का होता है। स्वच्छता और शुचिता का वो उदाहरण दे, क्योंकि मैंने अभी सुना कि मुख्यमंत्रियों की जो वो आई संपत्ति, तो ममता बनर्जी 15 लाख रुपए थी, तो बाकी सब करोड़पति थे। मैंने शिवराज जी की तरफ देखा, मैंने इनके क्या हाल है। जिनके कपड़े भी हम लाते थे, जूते चप्पल भी लाते थे, खाना तो रोज ही कहीं खिलाते थे। और शिवराज जी को संपत्ति 9.5 करोड़। तो मैंने कहा हमारे पिताजी तो हमको कुछ नहीं देंगे। 3 कमरे का MIG सदन भी आए, 4 की 3 कमरे का MIG देके गए। आज भी वो MIG के अलावा उन्होंने मुझे या मेरे परिवार को कुछ नहीं किया। 20 बीघा जमीन दो भाइयों के बीच 10-10 बीघा बांट दी, 1 इंच उन्होंने बढ़ा के नहीं दी। आज मैं भी 3 बार का विधायक रहा, लेकिन पिताजी की परिपाटी होने के कारण मेरी भी कहीं नहीं पहुंची। लेकिन ये दादा हमारे 2.5 करोड़ पे पहुंच गए। कहीं न कहीं गड़बड़ियां हैं, और इस बात को स्वीकारते हुए हम सब लोग ने तय किया। आज में प्रतीक स्वरूप माननीय कमलनाथ जी के समक्ष उपस्थित हुआ। हमारे आदिवासी साथी कुछ लेट हो गए, वो बहुत जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन आज हम सब लोग आहत होकर और उस सम्मान के लिए जिस सम्मान को हमारे नेता कमलनाथ जी ने दिया था का आभार प्रदर्शन के साथ आज मैं उनसे जुड़ रहा हूं, उनकी विचारधारा से जुड़ रहा हूं और पूरा प्रयत्न करूंगा कि उनके एक सैनिक के रूप में काम करते हुए मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर पाऊं। ये गांधी नेहरू की पार्टी है, इस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पत्रकार बंधु, आपने अभी दीपक जोशी जी के दिल और उनके हृदय की बात सुनी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप में वो हिम्मत हो कि आप इनकी पूरी बात दिखाएं।
होगी। मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं, पर आगे आने वाला समय भी आप समझ जाइए। कांग्रेस का 138 वर्षों का इतिहास है। हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं। हम अपनी विरासत पर गर्व है। आज एक संस्कारवान परिवार का वारिस अपनी विरासत के साथ यह विरासत को मध्य प्रदेश के राजनीतिक संत, मैं खास करके कह रहा हूं राजनीतिक संत कैलाश जोशी जी की विरासत है, वो हमें उनका सम्मान करते हैं। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको ताज्जुब होगा सुन के कि केवल 3 दिन पहले मैंने दीपक जोशी जी से फोन पर बात करी। उसके पहले मैंने उनसे फोन पर कोई बात कांग्रेस में प्रवेश करने की नहीं थी, ना इन्होंने करी ना मैंने करी। ये बात सच है। दीपक जोशी जी के लिए नहीं, जब स्मारक की बात आई, कैलाश जोशी जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, एक सामाजिक सेवक थे, समाज सेवक थे। मेरे साथ संसद में रहे, 10 साल मेरे साथ संसद में रहे। मैं उनके साथ बैठ के चाय कॉफी सेंट्रल हॉल में पीता था और मुझे ताज्जुब होता था कि ऐसे व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति की राजनीति में कैसे है। इनकी जो समाज सेवा की भावनाएं थी, उन्होंने उसने मुझे प्रेरित किया। बहुत दफा हम बैठते थे सेंट्रल हॉल में, तो जब दीपक जोशी, जब कैलाश जोशी जी की स्मारक की बात आई, ये दीपक जोशी जी के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कैलाश जोशी जी जो एक समाज सेवक थे, मैंने जो कदम उठाए उनकी यादगार कराई। मैं चाहता हूं कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति किसी पार्टी में भी हों, किसी पार्टी में भी हों, जो सामाजिक मूल्यों के रक्षक है, जो एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति है। आज के दिन तो आप जानते हैं राजनीति में ईमानदार रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है, पर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, जिनके केवल अपने सामाजिक मूल्य नहीं थे, परिवार में वो सामाजिक मूल्य थे और उन्होंने सामाजिक मूल्यों को की हमेशा रक्षा करी, समाज में रक्षा की। तो कैलाश जोशी जी जैसे जो राजनीतिक व्यक्ति किसी भी दल के हों, आज हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि आज ये सोच नहीं है। आज हमारी राजनीति कहां घसीटी जा रही है, ये आज हमें चिंता का विषय है कि राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक मूल्य हम अपनी जगह है। हम इन नौजवानों को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? सामाजिक मूल्यों की कोई कदर नहीं। अपना देश बसा हुआ है सामाजिक मूल्यों। ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जिसके इतने सामाजिक मूल्य हो। देख लीजिए, कहीं भी आसपास देख लीजिए, विदेश की तरफ कोई देश देख लीजिए, कोई सामाजिक मूल्य जो भारत के है वो नहीं। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक नहीं है, पर राजनीति के लिए ऐतिहासिक है। राजनीति के लिए ऐतिहासिक है कि एक व्यक्ति जिसके परिवार ने अपना पूरा जीवन एक पार्टी, एक संस्था को समर्पित किया, उन्होंने आज ये कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, ये सच्चाई का साथ दे रहे, ये सच्चाई का साथ दे रहे। और ऐसे सच्चाई का साथ देने वाले हमारे प्रदेश में और भी लोग जुड़े, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि सच्चाई का साथ देने वाले लोग जुड़े। हम कैसा प्रदेश
आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहिए। आज हम सब रक्षक हैं उस आगे आने वाली पीढ़ियों की, और वो आगे आने वाली पीढ़ी हमारे नौजवान कैसा प्रदेश चाहते हैं, हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं जो सामाजिक मूल्यहीन हो। ये भारत है, ये हमें समझना है। और आज जो मैंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन नहीं है, ये राजनीतिक मूल्यों के लिए, सामाजिक मूल्यों के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं स्वागत करता हूं अपने भाई का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संदेश, इन मूल्यों का संदेश, इंसाफ का संदेश ये पूरे प्रदेश में ये मिल जाएगी। मैं स्वागत करता हूं अपने राधेलाल बघेल जी जो पूर्व विधायक रहे हैं सेवड़ा से, ये भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये आज इन्होंने भी सच्चाई पहचानी, और सच्चाई इन्होंने कहा मैं कोई टिकट नहीं चाहता। जब मुझे मिले थे मैं कोई टिकट नहीं चाहता, मुझे दीपक भाई ने कहा मैं कोई टिकट नहीं चाहता, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि बहुत सारे, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, बहुत सारे मिलते हैं, बात करते हैं, जो कहते हैं कांग्रेस में हम आते हैं तो टिकट चाहिए। मैं कहता हूँ टिकट मैं नहीं आपको आश्वासन दे सकता, टिकट मेरे स्थानीय लोग देंगे, और अगर स्थानीय लोग चाहें आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। आपको आना आइए, नहीं आना चाहिए, इस सौदा नहीं होगा। मैंने तो सरकार बचाने के लिए सौदा नहीं किया। दीपक जी आपको आश्चर्य होगा, आप यहाँ बैठे आज मैं एक पोल खोल दूं कि मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं सौदा कर सकता था। मेरे पास तो विधायक आए, एक दिन एक विधायक आया, कहता मेरे पास मुझे आज 5 करोड़ रुपए मिले। मैंने कहा किस लिए मिले? उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा गया कि 20 करोड़ मिलेंगे, 5 मुझे आज दिए और वो आगे बताएंगे। तो मैंने कहा मौज करो जाके। तब मैंने मन में सोचा शायद ये हवाबाजी कर रहा है। मैंने पूछा पैसे संभाल के रखना, कहाँ रखे तुमने? कहता मैं मोटर में है, मैं इसीलिए आया हूं कि मैं आपके पास जमा कर दूं। इसीलिए आया था कि उसको पता नहीं था वो कहां जमा करे। कई विधायकों जो गए उनके प्रतिनिधि मेरे पास आए कि जी ये है, ये पैसा उन्होंने हमें भिजवा दिया है, वो तो बेंगलोर में है, हमें भिजवा दिया है, हम कहां रखे? मैंने कहा मैं सौदा नहीं करता, मैं सौदे से अपनी कुर्सी नहीं बचाना चाहता। मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं होनी चाहिए। वो पहचान जो मध्य प्रदेश की मैं चाहता हूं, वो विश्वास की, एक सम्मान की पहचान हो, ये मैं चाहता हूं। तो मैं सौदा कर सकता था अपनी कुर्सी बचाने, और कुर्सी बचाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। ये आज मैंने कहा कि ये भी बात बता दूं। तो दीपक जी आप की क्या उम्मीदें हैं मैं नहीं जानता, और मैं ये जानता हूं हमारी क्या उम्मीद है। हमारी उम्मीद है कि आप जैसे और आपके परिवार जैसा हमसे जुड़े, आप ये संदेश पूरे प्रदेश में फैलाएंगे, ये संदेश आप ले जाएंगे। आप कहेंगे तो मैं पदयात्रा कर दूंगा। और सबको, सब तक ये बात पहुंचाएंगे, ये हमारी उम्मीद है आपसे। और आपका केवल हम स्वागत नहीं करते, आपके और आपके परिवार सदस्यों का हम सम्मान करते हैं। हम राधेलाल बघेल का भी सम्मान करते हैं कि इन्होंने ऐसा फैसला किया। देखिए ये जो फैसला हम करेंगे प्रदेश के हित में करेंगे। ये एक बात बता दूं, मैं सबसे कहता हूं जो टिकट आती होते, ये तो टिकट आती नहीं है, अगर उनको कहीं से लड़ाना है मुझे दबा के इनको लड़ना पड़ेगा। तो ये फैसला हमारे स्थानीय लोग करें,
ये जो परंपरा है कि इसकी सिफारिश उसकी सिफारिश, इसका दबाव, हाँ, ये सब जानते हैं कि मुझे कोई दबाने वाला या पटाने वाला नहीं है। हम वो करेंगे जो मध्य प्रदेश के हित में हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखूंगा तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं आप ये भी मुझे बता दीजिएगा आपने कितना दिखाया। हाँ, ये भी आप मैं पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पूछने के लिए तो इसीलिए मैं कह दूं कि प्रश्न तो पूछ लेंगे, पर ये भी बता दीजिएगा आप कितना दिखाएंगे। ये आज ये सब बात नहीं करते, आज हम राजनीतिक बात नहीं करते। ये आप घूम फिर के सब्जेक्ट घुमाने के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। नागरिक को जिला बनाने की इच्छा